हेलो फ्रेंड्स, मैं टिंकू। आज फिर हम स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब नर्सिंग पेज पे। आज हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, क्यों हमें इसको ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट। यह एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड एंड देयर कंपोनेंट हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट के अंदर। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंपोनेंट ऑफ ब्लड। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट इज होता है होल ब्लड। सेकेंड इज होता है PRBC, पैक रेड ब्लड सेल। थर्ड इज होता है प्लेटलेट्स। फोर्थ होता है हमारा WBC। फिफ्थ होता है FFP। ये होते हैं हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, जो हमें ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है जब पेशेंट के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है। अब हम इसमें एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज हमारा होल ब्लड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज हमारा है होल ब्लड। इसमें क्या क्या होल ब्लड क्या होता है? होल ब्लड वो होता है जिसमें हमारे जो ऑल कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ये ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन होल ब्लड। होल ब्लड के अंदर जो सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वो होता है हमारा होल ब्लड के। क्या क्या होते हैं? RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। अच्छा, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है ट्रांसफ्यूज करने की? पर्पज क्या पर्पज होता है इसका ट्रांसफ्यूज करने का? फर्स्ट होता है improve the patient immunity। सेकेंड होता है जब पेशेंट के अंदर HB की डेफिशिएंसी होती है, उसको बढ़ाने के लिए ट्रांसफ्यूज करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हमारे इसके लिए हमें पर्पज की जरूरत, इसके लिए हमें होल ब्लड की जरूरत पड़ती है जब हमारे बॉडी के अंदर एक तो पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। सेकंड इज जब एचबी कम हो जाता है पेशेंट के अंदर। अब इसके अंदर कितनी वॉल्यूम होती है? टोटल वॉल्यूम कितनी होती है इसके अंदर? टोटल वॉल्यूम होती है 350 ml, जिसमें से 300 ml हमारे होते हैं ब्लड कंपोनेंट। तो 50 ml होते हैं, वो होते हैं हमारे एंटी कोगुलेंट एंड पीसीपी प्रिजर्वेटिव। ये 50 ml इसके अंदर। 300 ml हमारा ब्लड कंपोनेंट होता है। 50 ml एंटी कोगुलेंट एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं? एक CPD होते हैं। CPD से होता है C से सिट्रेट, P से फॉस्फेट, D से डेक्सट्रोज। 50 ml हमारे सिट्रेट, फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज होते हैं। अब ये हमारे एंटीकोगुलेंट एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। सिट्रेट क्या होता है? सिट्रेट होता है हमारा एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट ये काम क्या करता है? जब ये हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ये कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। ठीक है, बाइंड होने के बाद ये कैल्शियम सिट्रेट बनाता है। कैल्शियम सिट्रेट बनाने के बाद ये चिलीटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है।
जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये एक्सक्रिएट हो जाता है थ्रू यूरिन, एक्सक्रिएट हो जाता है थ्रू यूरिन के द्वारा। अब ये होता है हमारा सिट्रेट। सेकेंड इज होता है हमारा सोडियम डाइफॉस्फेट। ये काम क्या करता है, मेंटेन पीएच, जो ब्लड की पीएच है तो उसको मेंटेन करता है। थर्ड इज हमारा होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ब्लड सेल। ये होते हैं हमारे एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेटिव। अब हम इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम देखेंगे। जो होल ब्लड होता है उसको कितने टाइम में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं 2 to 4 आवर्स। अगर हम इसको लेस देन 2 आवर्स में ट्रांसफ्यूज करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है। इससे कॉम्प्लिकेशन होती है सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो इसका अगर हम 2 घंटे से कम में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमें इसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है सर्कुलेटरी ओवरलोड। कई बार हमें किसी पेशेंट में ऑर्डर में डॉक्टर बोलता है अब भाई इसको रैपिड ट्रांसफ्यूजन करना है। जब हम रैपिड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें कॉम्प्लिकेशन रहती है सर्कुलेटरी ओवरलोड की कॉम्प्लिकेशन रहती है। सर्कुलेटरी ओवरलोड से बचने के लिए डॉक्टर एडवाइस बोलता है जब हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो बीच बीच में इंजेक्शन लैसिक्स एडवाइज करता है पेशेंट को देने के लिए। तो उसके बाद हमें एक कॉम्प्लिकेशन और देखने को मिलती है जब हम रैपिड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसमें हमें देखने को मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। वो कैसे मिलती है, जब हमारा जो एंटीकोगुलेंट होता है सिट्रेट होता है, जब कैल्शियम जो ब्लड के अंदर जाता है वो कॉम्प्लेक्स कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर चिलेटरी कॉम्प्लेक्स के द्वारा यूरिन से आउट होता है। तो आउट होता है तो हम रैपिड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो एंटीकोगुलेंट उसके साथ बाइंड होके बॉडी से आउट होता रहेगा, तो उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन मिलती है हाइपोकैल्सीमिया। इससे बचने के लिए हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट भी देते हैं पेशेंट को। अब अगर हम इसको मोर देन 4 आवर्स, अगर 4 घंटे से ज्यादा में हम इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्यों होता है, जो एंटीकोगुलेंट के अंदर ग्लूकोज होती है, सेप्टिसीमिया का कोज होता है, जो एंटीकोगुलेंट के अंदर ग्लूकोज होती है वो फेवरेबल कंडीशन होती है बैक्टीरिया के लिए। अब हम इसका जो हमारा होल ब्लड है स्टोरेज टाइम, इन ब्लड बैंक। हम इसका जो होल ब्लड है उसको स्टोरेज कितने टाइम में कर सकते हैं, ये होता है हमारा 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं। कितने टाइम के लिए, 35 to 42 डेज।
ये हमारा होता है पूरा होल ब्लड, ठीक है। जो हमारा होल ब्लड का स्टोरेज टाइम होता है 28 to 35 डेज होता है। अब हम सेकंड हमारा पीआरबीसी के ऊपर बात करते हैं। पीआरबीसी क्या होता है? पैक्ड ब्लड सेल, पैक्ड रेड ब्लड सेल होती है। इसको हम ट्रांसफ्यूज करने का जरूरत कब पड़ती है? जब बॉडी के अंदर हेमाटोक्रिट लेवल लेस देन 30% हो जाता है, या फिर अडल्ट में एचबी लेवल लेस देन 8 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है। एंड ये अडल्ट में था अम्नियोनेट में लेस देन 12 ग्राम पर डीएल से कम हो जाता है, तो हमें पैक्ड ब्लड की जरूरत पड़ती है ट्रांसफ्यूज करने के लिए। नॉर्मल हेमाटोक्रिट लेवल कितना होता है? ये दोनों अलग अलग होते हैं। मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है 42 टू नॉर्मल होता है 42 to 52%, और फीमेल में होता है 35 to 42%। ये हमारा नॉर्मल हेमाटोक्रिट लेवल होता है। अब हम इसकी वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम, अब हम इसकी वॉल्यूम के बात करते हैं। 1 यूनिट पीआरबीसी अंदर कितनी वॉल्यूम होता है? 250 ml। वही हमारी 200 ml ब्लड कंपोनेंट एंड 50 ml प्रिजर्वेटिव। वही इसमें प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं? सीपीडी, सिट्रेट, फोस्फेट एंड डेक्सट्रोज। वही हमारे इसके अंदर प्रिजर्वेटिव, एंटीकोगुलेंट एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। अब इसका इन्फ्यूजन टाइम कितना होता है? इन्फ्यूजन टाइम वही होता है 2 to 4 आवर्स। इसमें भी वही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अगर रैपिड लेस देन 2 आवर्स से कम टाइम में इन्फ्यूज कर देते हैं, या फिर मोर देन 4 आवर्स से 4 आवर में करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन मिलती है वही सर्कुलेटरी ओवरलोड। इसमें मोर देन 4 आवर से ज्यादा करेंगे तो वही सेप्टिसीमिया मिलेगा। ड्यू टू डेक्सट्रोज, क्योंकि डेक्सट्रोज बैक्टीरिया के फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। अब इसका हम स्टोरेज टाइम देखते हैं। 2 to 6 डिग्री पे इसको स्टोर करके हम रखते हैं। अब इसकी होता है स्टोरेज ड्यूरेशन। कितने टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं? 35 to 42 डेज। अब हम ये देखते हैं भाई हम जब 1 यूनिट पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमारा एचबी कितना बढ़ता है और हेमाटोक्रिट लेवल कितना बढ़ता है। 1 यूनिट पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो 1 ग्राम पर डीएल एचबी इंक्रीज होता है। अगर 1 यूनिट पीआरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमारा 2 से 3% हेमाटोक्रिट
लेवल इंक्रीज होता है। ये हमारा पीआरबीसी का पूरा वो था। आज के लिए दोस्तों इतना ही है। हमारे दो टॉपिक दो कंपोनेंट हो गए। आगे जो 3 कंपोनेंट बच गए उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू।